की सर्दियों की सुबह में एक अजीब सी ठंडक थी। नवंबर का महीना था और शहर की सड़कों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। हैरिसन रोड पर स्थित मेरे मित्र व्योमकेश बख्शी के निवास के बाहर एक काली कार रुकी। मैं, अजीत बंद्योपाध्याय, उस समय अंदर के कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। व्योमकेश अपने पसंदीदा कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में वह चमक थी जो आमतौर पर किसी पहेली को सुलझाने से पहले दिखाई देती है, लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं आया था। अजीत, उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है आज कुछ दिलचस्प होने वाला है। मैं मुस्कुराया। व्योमकेश की यह आदत मुझे अच्छी तरह पता थी। वे अक्सर ऐसा कहते थे और अक्सर सही भी निकलते थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारे नौकर पुन्नू ने दरवाजा खोला और एक सज्जन को अंदर लाया। वह व्यक्ति लगभग 45 वर्ष का था, सफेद धोती और पंजाबी पहने हुए। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। नमस्कार, उस व्यक्ति ने कहा। मेरा नाम रमणीकांत मुखर्जी है। मैं एक वकील हूं। व्योमकेश ने उठकर उनका स्वागत किया। बैठिए रमणीकांत बाबू, क्या सेवा कर सकता हूं? रमणीकांत बैठ गए और अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए बोले, व्योमकेश बाबू, मैं एक बहुत ही असाधारण मामले में आपकी सहायता चाहता हूं। मेरे दूर के मामा देवेंद्रनाथ मुखर्जी की पिछले हफ्ते मृत्यु हो गई। मेरी संवेदनाएं, व्योमकेश ने कहा। धन्यवाद, रमणीकांत ने कहा, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। देवेंद्रनाथ बाबू एक करोड़पति थे। उनके पास कोई सीधी संतान नहीं थी। उन्होंने एक वसीयत छोड़ी है जो कल पढ़ी गई। व्योमकेश ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर कहा, और वसीयत में क्या लिखा है? रमणीकांत ने अपने कोट की जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह वसीयत की प्रतिलिपि है। मैं आपको मुख्य बातें बताता हूं। देवेंद्रनाथ बाबू ने अपनी पूरी संपत्ति, जो लगभग 30 लाख रुपए है, अपने रिश्तेदारों के बीच बांटने की बात कही है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? मैंने पूछा। हां, रमणीकांत ने गहरी सांस ली। शर्त यह है कि हम रिश्तेदारों को 30 साल पहले हुई एक हत्या के असली अपराधी को पकड़कर पुलिस के सामने पेश करना होगा। अगर हम 3 सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं कर पाए तो पूरी संपत्ति सेवा सदन अनाथ आश्रम को चली जाएगी। व्योमकेश की आंखों में वह चमक और तेज हो गई। उन्होंने वसीयत की प्रतिलिपि ली और ध्यान से पढ़ने लगे। यह तो बहुत ही अजीब शर्त है, मैंने कहा। 30 साल पुराना मामला, उसे कैसे सुलझाया जा सकता है? बिल्कुल सही, रमणीकांत ने कहा। मुझे लगता है देवेंद्रनाथ बाबू पागल हो गए थे। वे बहुत ही सनकी इंसान थे। अपने अंतिम वर्षों में वे पूरी तरह से अकेले रहते थे, अपनी किताबों के बीच। किसी से मिलते जुलते नहीं थे। व्योमकेश ने वसीयत का कागज मेज पर रखा। यह हत्या किसकी हुई थी? हरिप्रसाद घोष, रमणीकांत ने कहा। वे देवेंद्रनाथ बाबू के व्यापारिक साझेदार थे। सन किसी 1945 की बात है। हरिप्रसाद बाबू की अचानक मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने जांच की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंत में मामले को आत्महत्या मानकर बंद कर दिया गया। लेकिन देवेंद्रनाथ बाबू को क्यों लगता था कि यह हत्या थी? व्योमकेश ने पूछा। रमणीकांत ने कंधे उचकाए। कौन जानता है, शायद उन्हें कुछ पता था, या फिर वे सिर्फ पागलपन में ऐसा सोच रहे थे। वैसे भी उनकी अपनी मौत भी संदिग्ध है। व्योमकेश तुरंत सतर्क हो गए। क्या मतलब? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर सुरेश चटर्जी ने कहा कि दिल का दौरा था, रमणीकांत ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। देवेंद्रनाथ बाबू अपनी उम्र के हिसाब से स्वस्थ थे। अचानक उनकी मृत्यु क्यों हुई? व्योमकेश कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, रमणीकांत बाबू, आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की जांच करें, रमणीकांत ने कहा। हम रिश्तेदार इस पुराने मामले को नहीं सुलझा सकते, लेकिन अगर आप मदद करें तो शायद हम कुछ कर सकें। और साथ ही देवेंद्रनाथ बाबू की मौत की भी जांच होनी चाहिए। व्योमकेश ने मुझे देखा। मैं जानता था कि वे इस मामले को लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। यह पहेली उनके लिए बहुत आकर्षक थी। ठीक है, व्योमकेश ने कहा, मैं इस मामले को लेता हूं, लेकिन पहले मुझे कुछ जानकारी चाहिए। देवेंद्रनाथ बाबू कहां रहते थे? उनके और कौन कौन रिश्तेदार हैं? और यह सेवा सदन अनाथ आश्रम कहां है? रमणीकांत ने विस्तार से बताना शुरू किया। देवेंद्रनाथ मुखर्जी बालीगंज में एक पुराने बड़े मकान में रहते थे। वह मकान उनके पिता का था, जो एक प्रसिद्ध बैंकर थे। देवेंद्रनाथ ने भी अपने पिता का बैंकिंग व्यवसाय संभाला था, लेकिन हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अकेले रहने लगे।
देवेंद्रनाथ बाबू के 3 दूर के रिश्तेदार हैं, रमणीकांत ने कहा। पहला मैं, उनका भतीजा, दूसरी श्रीमती नीलिमा देवी जो उनकी दूर की बहन थी, और तीसरा विमल बोस जो उनके मामा के बेटे हैं। और सेवा सदन अनाथ आश्रम? व्योमकेश ने पूछा। वह हावड़ा में है, रमणीकांत ने कहा। उसकी संचालिका एक महिला है, लता घोष, बहुत ही शांत और परोपकारी महिला। देवेंद्रनाथ बाबू पिछले 10 सालों से उस आश्रम को दान देते रहे हैं। व्योमकेश ने नोट्स लिए। अच्छा, एक और सवाल, हरिप्रसाद घोष के परिवार का क्या हुआ? उनकी कोई संतान थी? रमणीकांत ने सोचा। हाँ, मुझे लगता है उनकी एक बेटी थी, लेकिन हरिप्रसाद बाबू की मौत के बाद उनके परिवार के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। शायद वे कलकत्ता छोड़कर कहीं और चले गए। व्योमकेश ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं आज ही काम शुरू करता हूं। पहले मुझे देवेंद्रनाथ बाबू के घर देखना होगा, फिर पुरानी पुलिस फाइलें देखनी होंगी। रमणीकांत खुश हो गए। धन्यवाद व्योमकेश बाबू, मैं आपको देवेंद्रनाथ बाबू के घर ले चलता हूं। अच्छा, व्योमकेश ने कहा, लेकिन पहले एक बात बता दीजिए, आपको वसीयत की यह शर्त कैसी लगती है? क्या आपको लगता है कि देवेंद्रनाथ बाबू सचमुच चाहते थे कि रिश्तेदार संपत्ति पाएं? रमणीकांत ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता। यह शर्त इतनी मुश्किल है कि कोई भी इसे पूरा नहीं कर सकता। शायद वे चाहते थे कि सारा पैसा अनाथ आश्रम को ही जाए। व्योमकेश ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है, या फिर वे कुछ और चाहते हों। देवेंद्रनाथ का घर बालीगंज के उस पुराने मकान के सामने खड़े होकर मुझे अजीब सी अनुभूति हुई। यह एक विशाल 2 मंजिला भवन था, जिसकी दीवारों पर समय की छाप स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मकान के चारों ओर ऊंची दीवार थी और सामने एक बड़ा लोहे का फाटक। रमणीकांत ने फाटक खोला और हम अंदर गए। आंगन में घास उग आई थी, पेड़ों की शाखाएं इधर उधर फैली हुई थीं। साफ दिखता था कि इस जगह की देखभाल कई सालों से नहीं हुई थी। देवेंद्रनाथ बाबू अकेले ही रहते थे, रमणीकांत ने बताया। उनके पास एक बूढ़ा नौकर था, गोपाल, लेकिन वह भी पिछले साल मर गया। उसके बाद से कोई नौकर नहीं था। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। मुख्य दरवाजा बंद था। रमणीकांत ने चाबी से खोला। अंदर का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। पूरा घर किताबों से भरा हुआ था। दीवारों के साथ साथ किताबों की अलमारियां थीं, फर्श पर भी किताबें बिखरी हुई थीं। देवेंद्रनाथ बाबू को किताबों से बहुत प्यार था, रमणीकांत ने कहा। वे पूरा दिन पढ़ते रहते थे। इतिहास, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, हर विषय की किताबें उन्हें पसंद थीं। व्योमकेश धीरे धीरे घर के अंदर घूमने लगे। वे हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे। मैं जानता था कि उनकी तेज नजर कोई भी महत्वपूर्ण सुराग नहीं छोड़ेगी। बैठक के बगल में एक बड़ा कमरा था, जो स्पष्ट रूप से देवेंद्रनाथ का निजी पुस्तकालय था। यहाँ किताबों की अलमारियां छत तक पहुंच रही थीं। कमरे के बीच में एक बड़ी लकड़ी की मेज थी, जिस पर कुछ किताबें और कागज बिखरे हुए थे। व्योमकेश मेज के पास गए और कागजों को देखने लगे। ये क्या है? उन्होंने रमणीकांत से पूछा। पुराने पत्र और दस्तावेज, रमणीकांत ने कहा। देवेंद्रनाथ बाबू हर चीज को संभाल कर रखते थे। व्योमकेश ने एक कागज उठाया। यह एक पुराना पत्र था, जिस पर तारीख लिखी थी 15 अक्टूबर 1945। पत्र हरिप्रसाद घोष का लिखा हुआ था। प्रिय देवेंद्रनाथ, पत्र में लिखा था, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत दुखी हूं। हमारी साझेदारी में तुमने जो किया है वह क्षमा के योग्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर बात करें और इस मामले को सुलझाएं। अगर तुमने ईमानदारी से काम नहीं किया तो मुझे पुलिस में जाना पड़ेगा। पत्र यहीं खत्म हो गया था। व्योमकेश ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और फिर मुझे दिखाया। यह दिलचस्प है, उन्होंने कहा। हरिप्रसाद घोष को देवेंद्रनाथ पर कुछ आरोप थे और उनकी मृत्यु इसी साल नवंबर में हुई थी। रमणीकांत ने पत्र एते कहा। देखा, और मुझे भी यह पता था कि उनके बीच कुछ विवाद था, लेकिन क्या विवाद था यह मुझे नहीं पता। व्योमकेश ने मेज की दराज खोली। उनमें और भी पुराने कागज, डायरियां और तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में 2 आदमी साथ खड़े थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, देवेंद्रनाथ और हरिप्रसाद 1940। ये दोनों कभी अच्छे दोस्त थे, व्योमकेश ने कहा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती तोड़ दी। मैंने कमरे में चारों ओर देखा। एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। व्योमकेश ने उसे खोला। अंदर कुछ बोतलें थीं, जो शायद दवाइयों की थीं। देवेंद्रनाथ बाबू कोई दवा लेते थे? व्योमकेश ने पूछा।
रमणीकांत ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता। जैसा मैंने कहा, वे स्वस्थ थे, डॉक्टर के पास भी बहुत कम जाते थे। ब्योमकेश ने एक बोतल उठाई, उस पर कोई लेबल नहीं था। उन्होंने बोतल को सूंघा और फिर सावधानी से वापस रख दिया। अजीत, उन्होंने मुझसे कहा, इस बोतल को हम अपने साथ ले चलेंगे। मैं इसकी जांच करवाना चाहता हूं। हम पुस्तकालय से बाहर निकले और शयन कक्ष में गए। यह एक साधारण कमरा था, जिसमें एक पलंग, एक अलमारी और एक छोटी मेज थी। पलंग पर सफेद चादर बिछी हुई थी। सब कुछ साफ सुथरा था। ब्योमकेश ने अलमारी खोली, उसमें कुछ कपड़े और कुछ निजी सामान थे। उन्होंने एक छोटी डायरी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगे। डायरी में देवेंद्रनाथ के हाथ से कुछ नोट्स लिखे हुए थे। अधिकतर नोट्स किताबों के बारे में थे, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा विषय अध्ययन करना है। लेकिन एक पन्ने पर कुछ अलग लिखा था। 30 साल हो गए, अपराध बोध कभी नहीं जाता। हरिप्रसाद, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने क्या किया। अब समय आ गया है कि सच सामने आए। नोट तारीख के साथ था 5 नवंबर 1975। देवेंद्रनाथ की मृत्यु से सिर्फ 2 हफ्ते पहले। मैंने ब्योमकेश की ओर देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। रमणीकांत बाबू, ब्योमकेश ने पूछा, देवेंद्रनाथ बाबू की ठीक ठीक मौत कब हुई थी? 20 नवंबर को, रमणीकांत ने कहा, सुबह के समय। उनके पड़ोसी ने देखा कि कई दिनों से अखबार फाटक के बाहर पड़े हैं। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और देवेंद्रनाथ बाबू को बिस्तर पर मृत पाया। डॉक्टर सुरेश चटर्जी ने कब जांच की? ब्योमकेश ने पूछा। उसी दिन दोपहर में, रमणीकांत ने कहा। उन्होंने कहा कि मृत्यु 18 या 19 नवंबर को हुई होगी। दिल का दौरा था। ब्योमकेश ने डायरी बंद की और मुझे दी। अजीत, इसे भी हम अपने साथ ले चलेंगे। हमने घर का बाकी हिस्सा भी देखा। रसोई घर में बर्तन साफ सुथरे रखे हुए थे। कुछ खाने का सामान भी था, लेकिन सब सूखा हुआ। स्पष्ट था कि देवेंद्रनाथ ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले खाना बनाना बंद कर दिया था। हम वापस बैठक में आए। ब्योमकेश ने रमणीकांत से कुछ और सवाल पूछे। देवेंद्रनाथ बाबू से आप आखिरी बार कब मिले थे? लगभग 2 महीने पहले, रमणीकांत ने कहा। मैं उनसे कुछ पारिवारिक मामले पर बात करने आया था, लेकिन वे बहुत रूखे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें परिवार से कोई लेना देना नहीं है। और नीलिमा देवी तथा विमल बोस कब मिले थे? नीलिमा देवी पिछले साल मिली थी, रमणीकांत ने कहा। और विमल तो कई सालों से नहीं मिला था। वह अब दार्जिलिंग में रहता है। सेवा सदन अनाथ आश्रम की लता घोष से देवेंद्रनाथ बाबू का क्या संबंध था? ब्योमकेश ने पूछा। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, रमणीकांत ने कहा। बस इतना पता है कि वे पिछले 10 सालों से उस आश्रम को नियमित रूप से दान देते थे। कभी कभी लता घोष उनसे मिलने आती थी। ब्योमकेश ने सोचते हुए कहा, यह दिलचस्प है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार से दूर रहता है, लेकिन एक अनाथ आश्रम की मदद करता है। हमने घर से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर पुस्तकालय को देखा। ब्योमकेश कुछ किताबों को देख रहे थे। अचानक उन्होंने एक मोटी किताब निकाली। यह विश्व विज्ञान पर एक पुस्तक थी। किताब के कुछ पन्नों पर निशान लगे हुए थे। ब्योमकेश ने वे पन्ने पढ़े। वे पन्ने एक विशेष प्रकार के जहर के बारे में थे, एकोनिटाइन। यह एक ऐसा जहर था जो दिल के दौरे जैसे लक्षण पैदा करता था। यह बहुत महत्वपूर्ण सुराग है, ब्योमकेश ने धीरे से कहा। अजीत, हमें डॉक्टर सुरेश चटर्जी से मिलना होगा और पुलिस से भी बात करनी होगी। पुलिस स्टेशन लाल बाजार पुलिस स्टेशन में हम इंस्पेक्टर प्रमोद सरकार से मिले। प्रमोद बाबू ब्योमकेश के पुराने परिचित थे। उन्होंने हमारा स्वागत किया और पूछा कि हम क्यों आए हैं। ब्योमकेश ने उन्हें पूरा मामला बताया। प्रमोद बाबू ने ध्यान से सुना। देवेंद्रनाथ मुखर्जी का मामला, उन्होंने कहा। हाँ, मुझे याद है। डॉक्टर ने दिल का दौरा बताया था, इसलिए हमने इसे स्वाभाविक मृत्यु माना। कोई संदेह की बात नहीं थी, लेकिन अब संदेह है, ब्योमकेश ने कहा। मुझे लगता है कि देवेंद्रनाथ को जहर दिया गया था। प्रमोद बाबू हैरान हो गए। जहर? लेकिन किसने और क्यों? यही तो मुझे पता लगाना है, ब्योमकेश ने कहा। लेकिन पहले मुझे एक और मामले की जानकारी चाहिए। 1945 में हरिप्रसाद घोष की मृत्यु का मामला। क्या आपके पास उसकी फाइल है? प्रमोद बाबू ने एक कांस्टेबल को बुलाया और पुरानी फाइलें लाने को कहा। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल एक धूल भरी फाइल लेकर आया। प्रमोद बाबू ने फाइल खोली और पढ़ने लगे। हरिप्रसाद घोष, उम्र 42 साल, व्यापारी। 25 नवंबर 1945 को उनके घर में मृत पाए गए। उनकी पत्नी सुशीला देवी ने बताया कि रात को हरिप्रसाद बाबू को अचानक सीने में दर्द हुआ और वे गिर पड़े। सुबह तक उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम क्या बताता है? ब्योमकेश ने पूछा। प्रमोद बाबू ने आगे पढ़ा। डॉक्टर ने कहा था
कि मौत दिल के दौरे से हुई, लेकिन कुछ असामान्य बातें भी थीं। शरीर में कुछ अजीब लक्षण दिखे जो सामान्य दिल के दौरे में नहीं होते। पुलिस ने जहर की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में मामले को संदिग्ध आत्महत्या के रूप में बंद कर दिया गया। संदिग्ध आत्महत्या? मैंने पूछा। हाँ, प्रमोद बाबू ने कहा। पुलिस को लगा कि हो सकता है हरिप्रसाद बाबू ने खुद कुछ ले लिया हो, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए मामला बंद हो गया। ब्योमकेश ने गहरी सांस ली। ये वही पैटर्न है, दिल के दौरे जैसे लक्षण, लेकिन कुछ असामान्य बातें भी। अगर मेरा अनुमान सही है तो दोनों मामलों में एक ही जहर का इस्तेमाल हुआ था। कौन सा जहर? प्रमोद बाबू ने पूछा। एकोनेटाइन, ब्योमकेश ने कहा। यह एक पौधे से बनता है जिसे मोंगसहुड़ कहते हैं। यह बहुत तेज जहर है और दिल पर हमला करता है। इसका पता लगाना मुश्किल होता है, खासकर अगर जांच सही तरीके से न की जाए। प्रमोद बाबू ने सोचते हुए कहा, तो तुम्हारा कहना है कि हरिप्रसाद घोष को भी जहर दिया गया था और अब 30 साल बाद देवेंद्रनाथ को भी? बिल्कुल, ब्योमकेश ने कहा। और मुझे लगता है कि दोनों मामले जुड़े हुए हैं। लेकिन देवेंद्रनाथ को किसने मारा? प्रमोद बाबू ने पूछा। और क्यों? यही तो मुझे पता लगाना है, ब्योमकेश ने कहा। लेकिन पहले मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। क्या तुम्हारे पास हरिप्रसाद के परिवार की जानकारी है? प्रमोद बाबू ने फाइल में देखा। उनकी पत्नी सुशीला देवी और एक बेटी थी, लता। उस समय लता की उम्र लगभग 12 से 13 साल थी। ब्योमकेश की आंखें चमक उठी। लता? यह नाम मैंने पहले भी सुना है। सेवा सदन अनाथ आश्रम की संचालिका, मैंने कहा। उनका नाम भी लता घोष है। बिल्कुल सही, ब्योमकेश ने कहा। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। हरिप्रसाद की बेटी और आश्रम की संचालिका एक ही व्यक्ति हैं। प्रमोद बाबू ने फाइल में और पन्ने पलटे। हाँ, यहां लिखा है कि हरिप्रसाद की मौत के बाद उनकी पत्नी और बेटी कलकत्ता छोड़कर चली गईं। उनके बारे में कोई और जानकारी नहीं है, लेकिन अब लता वापस आ गई है, ब्योमकेश ने कहा। और उसने एक अनाथ आश्रम खोला है। देवेंद्रनाथ ने उस आश्रम की मदद की और अब देवेंद्रनाथ की वसीयत में लिखा है कि अगर रिश्तेदार 30 साल पुरानी हत्या को नहीं सुलझा सके तो सारी संपत्ति उसी आश्रम को मिलेगी। मैं समझ गया कि ब्योमकेश किस ओर इशारा कर रहे थे। तो क्या तुम्हें लगता है कि लता घोष ने देवेंद्रनाथ को मारा? यह एक संभावना है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन अभी मैं कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। मुझे और सबूत चाहिए। भाग 2, डॉक्टर सुरेश चटर्जी से मुलाकात। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद हम सीधे डॉक्टर सुरेश चटर्जी के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर साहब लगभग 60 वर्ष के थे, अनुभवी और प्रतिष्ठित चिकित्सक। उनका क्लिनिक पार्क स्ट्रीट पर था। जब हम पहुंचे तो डॉक्टर साहब अपने केबिन में बैठे कुछ रिपोर्ट्स देख रहे थे। ब्योमकेश ने अपना परिचय दिया और देवेंद्रनाथ मुखर्जी के मामले के बारे में पूछा। हाँ, मुझे याद है, डॉक्टर चटर्जी ने कहा। बहुत दुखद मामला था। देवेंद्रनाथ बाबू बहुत अच्छे इंसान थे, अकेले रहते थे, लेकिन बहुत विद्वान और संस्कारी थे। आप उन्हें कब से जानते थे? ब्योमकेश ने पूछा। लगभग 15 सालों से, डॉक्टर ने कहा। वे कभी कभार जांच के लिए आते थे। स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता था, कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। तो दिल का दौरा अचानक कैसे आ गया? ब्योमकेश ने पूछा। डॉक्टर चटर्जी ने सोचते हुए कहा, देखिए, दिल का दौरा कभी भी आ सकता है। उम्र हो गई थी उनकी, लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे भी कुछ अजीब लगा था। कैसे अजीब? ब्योमकेश आगे झुके। जब मैंने शरीर की जांच की तो कुछ लक्षण असामान्य थे, डॉक्टर ने कहा। आंखों की पुतलियां बहुत सिकुड़ी हुई थीं, मुंह के आसपास हल्का नीलापन था और शरीर में कुछ मांसपेशियों में अकड़न थी। यह सब सामान्य दिल के दौरे में नहीं होता। तो आपको शक नहीं हुआ? मैंने पूछा। शक तो हुआ, डॉक्टर ने कहा, लेकिन पुलिस को कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं दिखी। घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। देवेंद्रनाथ बाबू अकेले रहते थे, तो मैंने सोचा कि शायद उम्र के कारण कुछ असामान्य लक्षण हों। ब्योमकेश ने अपने बैग से वह बोतल निकाली जो हमने देवेंद्रनाथ के घर से ली थी। डॉक्टर साहब, क्या आप इसे पहचानते हैं? डॉक्टर ने बोतल देखी और सिर हिलाया। नहीं, यह मेरी दी हुई दवा नहीं है। मैंने देवेंद्रनाथ बाबू को कोई दवा नहीं दी थी। यह बोतल उनके घर में थी, ब्योमकेश ने कहा। मैं इसकी जांच करवाना चाहता हूं। क्या आप किसी अच्छे रसायन शास्त्री को जानते हैं? हाँ, प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बिमल घोष हैं, डॉक्टर ने कहा। वे विश्व विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ब्योमकेश ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। हम बाहर निकलने लगे तो डॉक्टर चटर्जी ने कहा, ब्योमकेश बाबू, अगर सचमुच देवेंद्रनाथ बाबू को जहर दिया गया था तो कृपया अपराधी को पकड़िए। वे अच्छे इंसान थे।
प्रोफेसर बिमल घोष प्रेसिडेंसी कॉलेज के रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर बिमल घोष अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। वैसे एक मध्यम वयस्क व्यक्ति थे, चश्मा लगाए हुए और सफेद कोट पहने। ब्योमकेश ने उन्हें बोतल दी और कहा, प्रोफेसर साहब, मुझे इस बोतल में जो भी है उसकी जांच करवानी है। मुझे लगता है कि इसमें कोई जहर हो सकता है। प्रोफेसर घोष ने बोतल ली और उसे गौर से देखा। फिर उन्होंने बोतल खोलकर सूंघा। यह पुरानी बोतल है, इसमें कुछ तरल पदार्थ के अवशेष हैं। मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, ब्योमकेश ने कहा। एक और बात, क्या आप इकोनिटाइन नामक जहर के बारे में जानते हैं? प्रोफेसर की आंखें चौड़ी हो गईं। इकोनिटाइन? यह बहुत खतरनाक जहर है। यह इकोनिटम नेपेलस नामक पौधे से मिलता है, जिसे मोंक्सहुड या वुल्फ्सबेन भी कहते हैं। यह दिल और तंत्रिका तंत्र पर सीधा हमला करता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? मैंने पूछा। पहले मुंह और गले में झुनझुनी होती है, प्रोफेसर ने समझाया। फिर उल्टी, दस्त, सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। अंत में दिल का दौरा आ जाता है। मृत्यु कुछ घंटों में हो सकती है। और इसका पता लगाना? ब्योमकेश ने पूछा। बहुत मुश्किल, प्रोफेसर ने कहा। खासकर अगर जांच जल्दी न की जाए। यह शरीर में जल्दी टूट जाता है और अगर मात्रा कम हो तो सामान्य जांच में पकड़ में नहीं आता। पुराने समय में तो यह लगभग अनजान जहर था। अंग्रेज इसे क्वीन ऑफ पॉइजन्स कहते थे। ब्योमकेश डू ने सोचते हुए कहा, तो अगर 1945 में किसी को यह जहर दिया गया हो तो पता नहीं चला होगा? बिल्कुल नहीं, प्रोफेसर ने कहा। उस समय हमारे पास इतने अच्छे उपकरण नहीं थे। अब हैं, लेकिन तब नहीं थे। हम प्रयोगशाला से बाहर निकले। ब्योमकेश के चेहरे पर संतोष का भाव था। अजीत, उन्होंने कहा, तस्वीर साफ होने लगी है। 1945 में हरिप्रसाद घोष को एकोनिटाइन से जहर दिया गया। पुलिस को पता नहीं चला क्योंकि उस समय इस जहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। और अब 30 साल बाद देवेंद्रनाथ को भी वही जहर दिया गया। लेकिन किसने? मैंने पूछा। यह जानने के लिए हमें सेवा सदन अनाथ आश्रम जाना होगा, ब्योमकेश ने कहा। लता घोष से मिलना बहुत जरूरी है। सेवा सदन अनाथ आश्रम। अगले दिन सुबह हम हावड़ा के लिए निकले। सेवा सदन अनाथ आश्रम शहर के बाहरी इलाके में था। यह एक पुराना लेकिन साफ सुथरा भवन था। 2 मंजिला इमारत जिसकी दीवारें सफेद रंग की थीं। आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। हम अंदर गए तो एक युवा महिला ने हमारा स्वागत किया। उसने हमें बैठक में बैठाया और लता घोष को बुलाने चली गई। कुछ मिनट बाद लता घोष आईं। वे लगभग 45 वर्ष की थीं, सादी सफेद साड़ी पहने हुए। उनका चेहरा शांत और गंभीर था। आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। नमस्कार, उन्होंने कहा। मैं लता घोष हूं। आप कौन हैं? ब्योमकेश ने अपना परिचय दिया। मैं ब्योमकेश बख्शी हूं, सत्यान्वेषी। और यह मेरे मित्र अजीत बंदोपाध्याय हैं। हम देवेंद्रनाथ मुखर्जी के मामले में कुछ जानकारी लेने आए हैं। लता घोष के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। देवेंद्रनाथ बाबू? बहुत दुख हुआ उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर। वे बहुत अच्छे इंसान थे, हमारे आश्रम की बहुत मदद करते थे। आप उन्हें कब से जानती थीं? ब्योमकेश ने पूछा। लगभग 10 साल से, लता घोष ने कहा। मैंने यह आश्रम 10 साल पहले शुरू किया था। देवेंद्रनाथ बाबू ने अखबार में विज्ञापन देखा और मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वे अनाथ बच्चों की मदद करना चाहते हैं। तब से वे हर महीने दान भेजते थे। आप उनसे मिलती थीं? मैंने पूछा। हाँ, साल में 3-4 बार, लता घोष ने कहा। मैं उन्हें आश्रम की प्रगति की रिपोर्ट देने जाती थी। वे बहुत खुश होते थे यह जानकर कि उनके पैसे से कितने बच्चों की मदद हो रही है। ब्योमकेश ने एक क्षण रुककर पूछा, लता देवी, क्या आप हरिप्रसाद घोष की बेटी हैं? लता घोष का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, मैं हरिप्रसाद घोष की बेटी हूं। लेकिन आपको यह कैसे पता? मैं सत्यान्वेषी हूं, ब्योमकेश ने शांति से कहा। मेरा काम है सच का पता लगाना। आपके पिता की मृत्यु 1945 में हुई थी, है ना? लता घोष की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना चेहरा मोड़ लिया और धीरे से कहा, हाँ, मैं उस समय 12 साल की थी। मेरे पिताजी एक दिन अचानक चल बसे। पुलिस ने कहा कि आत्महत्या थी, लेकिन मेरी मां को कभी विश्वास नहीं हुआ। आपकी मां का क्या हुआ? ब्योमकेश ने धीरे से पूछा। मां पिताजी की मृत्यु के बाद बहुत टूट गई, लता घोष ने कहा।
हम कलकत्ता छोड़कर बनारस चले गए। वहां मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया। 10 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं अनाथ बच्चों की मदद करूं, इसलिए मैं वापस कलकत्ता आई और यह आश्रम खोला। और देवेंद्रनाथ मुखर्जी से आपका परिचय कैसे हुआ? ब्योमकेश ने पूछा। लता घोष ने गहरी सांस ली। जैसा मैंने कहा, उन्होंने अखबार में विज्ञापन देखा। पहली बार जब मैं उनसे मिली तो मुझे पता नहीं था कि वे मेरे पिता के साझेदार थे। बाद में जब मैंने उनका पूरा नाम सुना तो मुझे याद आया। तो आपने उन्हें बताया कि आप हरिप्रसाद की बेटी हैं? मैंने पूछा। नहीं, लता घोष ने कहा, मैंने कभी नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि पुरानी बातें फिर से उठें। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी मां को बहुत तकलीफ हुई। मैं उन यादों को दोबारा नहीं जीना चाहती थी। ब्योमकेश ने सोचते हुए कहा। लेकिन देवेंद्रनाथ बाबू को पता था, है ना? उन्हें पता था कि आप हरिप्रसाद की बेटी हैं। लता घोष चुप रहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे लगता है, ब्योमकेश ने आगे कहा, देवेंद्रनाथ बाबू को अपराध बोध था। उन्हें लगता था कि आपके पिता की मृत्यु में उनका हाथ था, इसलिए उन्होंने आपके आश्रम की मदद करने का फैसला किया। यह उनके अपराध बोध से मुक्ति पाने का तरीका था। लता घोष ने अचानक सिर उठाया। आप ये क्या कह रहे हैं? देवेंद्रनाथ बाबू को अपराध बोध? क्या आपका मतलब है कि उन्होंने मेरे पिता को मारा? ब्योमकेश ने शांति से कहा, मैं बस अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन देवेंद्रनाथ बाबू की वसीयत बहुत कुछ बताती है। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को शर्त दी कि वे 30 साल पुराने हत्या के अपराधी को पकड़ें। यह शर्त इतनी मुश्किल थी कि कोई भी इसे पूरा नहीं कर सकता था। मानो वे चाहते थे कि सारी संपत्ति आपके आश्रम को ही मिले। लता घोष ने कुछ नहीं कहा। वे बस खिड़की से बाहर देखने लगीं। लता देवी, ब्योमकेश ने फिर पूछा, आप आखिरी बार देवेंद्रनाथ बाबू से कब मिली थी? लता घोष ने थोड़ा सोचा। लगभग 1 महीने पहले। मैं उन्हें आश्रम की नई योजनाओं के बारे में बताने गई थी। उस समय वे कैसे थे? स्वस्थ? ब्योमकेश ने पूछा। हाँ, बिल्कुल स्वस्थ, लता घोष ने कहा। हम लगभग 1 घंटे बात करते रहे। उन्होंने चाय भी पिलाई। चाय? ब्योमकेश ने दोहराया। वे खुद चाय बनाते थे? हाँ, उनका कोई नौकर नहीं था, लता घोष ने कहा। वे सब कुछ खुद करते थे। ब्योमकेश ने और कुछ सवाल पूछे, लेकिन लता घोष के जवाब बहुत सीधे और साफ थे। उनके व्यवहार में कोई संदेह की बात नहीं दिख रही थी। हम आश्रम से बाहर निकले तो मैंने ब्योमकेश से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि लता घोष ने देवेंद्रनाथ को मारा? ब्योमकेश ने सोचते हुए कहा, अजीत, बदला एक बहुत शक्तिशाली भावना है। अगर लता को पता चला हो कि देवेंद्रनाथ ने उसके पिता को मारा था तो वह बदला ले सकती है, लेकिन अभी मेरे पास पक्के सबूत नहीं है। मुझे और खोजना होगा। रमणीकांत की चिंता। उस शाम हम वापस अपने घर पहुंचे तो रमणीकांत फिर से आए। उनका चेहरा चिंतित था। ब्योमकेश बाबू, उन्होंने कहा, मुझे एक और बात बतानी है। आज मुझे एक अजीब पत्र मिला। कैसा पत्र? ब्योमकेश ने पूछा। रमणीकांत ने पत्र निकाल कर दिया। पत्र हाथ से लिखा हुआ था, लेकिन कोई नाम या पता नहीं था। पत्र में लिखा था, देवेंद्रनाथ की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। सच जानना है तो 1945 में क्या हुआ था वह पता करो। हरिप्रसाद घोष को किसने मारा, यही सवाल का जवाब है। ब्योमकेश ने पत्र ध्यान से देखा। यह पत्र किसने भेजा? मुझे नहीं पता, रमणीकांत ने कहा। डाक से आया था। कोई नाम नहीं है। दिलचस्प, ब्योमकेश ने कहा। कोई हमें इशारा दे रहा है। लेकिन कौन और क्यों? रमणीकांत ने कहा। ब्योमकेश बाबू, मुझे डर लग रहा है। अगर सचमुच देवेंद्रनाथ बाबू को किसी ने मारा तो क्या वह हमें भी मार सकता है? डरने की जरूरत नहीं है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। मैं जल्द ही इस मामले को सुलझा दूंगा। रमणीकांत के जाने के बाद मैंने ब्योमकेश से पूछा, यह पत्र किसने भेजा होगा? मुझे नहीं पता, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन जो भी भेजा है वह चाहता है कि सच सामने आए। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो देवेंद्रनाथ को अच्छी तरह जानता था। नीलिमा देवी से मुलाकात अगले दिन हम नीलिमा देवी से मिलने गए। वे देवेंद्रनाथ की दूर की बहन थीं और बाग बाजार में रहती थीं। उनका घर छोटा लेकिन साफ सुथरा था। नीलिमा देवी लगभग 70 वर्ष की थीं, सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन उनकी आंखों में तेज थी। नमस्ते, उन्होंने कहा। आप ब्योमकेश बाबू हैं ना? रमणीकांत ने आपके बारे में बताया था। हम बैठ गए। नीलिमा देवी ने चाय मंगवाई। मैं देवेंद्रनाथ के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, ब्योमकेश ने कहा। आप उन्हें कब से जानती थीं? बचपन से, नीलिमा देवी ने कहा। हम दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन कभी कभी मिलते थे।
देवेंद्रनाथ बहुत होशियार लड़का था। उसने बैंकिंग में अच्छा करियर बनाया। हरिप्रसाद घोष के बारे में आप क्या जानती हैं? ब्योमकेश ने पूछा। नीलिमा देवी का चेहरा गंभीर हो गया। हरिप्रसाद? वह नाम मैंने बहुत समय बाद सुना। वह देवेंद्रनाथ का व्यापारिक साझेदार था। दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ी हुई। कैसी गड़बड़ी? मैंने पूछा। नीलिमा देवी ने सोचा। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि हरिप्रसाद को लगता था कि देवेंद्रनाथ ने कंपनी के पैसों में गड़बड़ी की है। उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। फिर अचानक हरिप्रसाद की मृत्यु हो गई। आपको क्या लगता है उसकी मृत्यु कैसे हुई? ब्योमकेश ने पूछा। नीलिमा देवी चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन देवेंद्रनाथ उस घटना के बाद बदल गया। वह बहुत चुप रहने लगा। उसने व्यापार छोड़ दिया और अकेले रहने लगा। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी से मिलना नहीं चाहता था। आप आखिरी बार उससे कब मिली थी? ब्योमकेश ने पूछा। पिछले साल, नीलिमा देवी ने कहा। मैं उसके घर गई थी। मैं चाहती थी कि वह अकेला न रहे, लेकिन उसने मुझे भी दूर कर दिया। उसने कहा कि वह शांति से रहना चाहता है। उसका व्यवहार कैसा था? ब्योमकेश ने पूछा। अजीब, नीलिमा देवी ने कहा। वह हमेशा अपराध बोध में रहता था। मुझे लगता था कि उसे कुछ परेशान कर रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। हम नीलिमा देवी से विदा लेकर बाहर आए। ब्योमकेश के चेहरे पर गंभीरता थी। अजीत, उन्होंने कहा, तस्वीर और साफ हो रही है। देवेंद्रनाथ ने हरिप्रसाद को मारा था, यह लगभग तय है, लेकिन किसने देवेंद्रनाथ को मारा, यह अभी भी सवाल है। विमल बोस से मुलाकात तीसरा रिश्तेदार विमल बोस दार्जिलिंग में रहता था। हमने उसे तार भेजकर कलकत्ता बुलाया। 3 दिन बाद वह आया। विमल लगभग 50 साल का था, मोटा और गोरा। उसका व्यवहार थोड़ा रूखा था। मुझे क्यों बुलाया? उसने पूछा। मैं बहुत व्यस्त हूं। देवेंद्रनाथ बाबू की मृत्यु के बारे में कुछ सवाल हैं, ब्योमकेश ने कहा। आप उनसे कब मिले थे? बहुत साल पहले, विमल ने कहा। शायद 10-12 साल। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं था। वह अजीब आदमी था। आपको उनकी वसीयत के बारे में 10-12 साल पहले मिले थे, पता है? ब्योमकेश ने पूछा। हाँ, रमणीकांत ने बताया, विमल ने कहा। बहुत मूर्खतापूर्ण शर्त है। 30 साल पुरानी हत्या कोई कैसे सुलझा सकता है? लेकिन अगर सुलझा ली जाए तो आपको भी संपत्ति का हिस्सा मिलेगा, मैंने कहा। विमल ने कंधे उचकाए। मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं है। मेरा अपना धंधा है। मैं दार्जिलिंग में चाय बागान चलाता हूं। ब्योमकेश ने कुछ और सवाल पूछे, लेकिन विमल के पास कोई उपयोगी जानकारी नहीं थी। वह देवेंद्रनाथ से बहुत दूर रहता था और उसकी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। विमल के जाने के बाद ब्योमकेश ने कहा, यह आदमी संदिग्ध नहीं लगता। उसे देवेंद्रनाथ की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर कौन है? मैंने पूछा। रमणीकांत, नीलिमा देवी या लता घोष? धीरज रखो अजीत, ब्योमकेश ने कहा। सच जल्द ही सामने आएगा। प्रोफेसर घोष की रिपोर्ट 3 दिन बाद प्रोफेसर बिमल घोष ने हमें बुलाया। उनकी प्रयोगशाला में जाकर हमने देखा कि वे बहुत उत्साहित थे। ब्योमकेश बाबू, उन्होंने कहा, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। उस बोतल में इकोनिटाइन के अवशेष हैं, बहुत पुराने, लेकिन पहचाने जा सकते हैं। ब्योमकेश की आंखों में चमक आ गई। आप पक्के हैं? बिल्कुल, प्रोफेसर ने कहा। मैंने कई बार जांच की। यह निश्चित रूप से इकोनिटाइन है, और यह बोतल बहुत पुरानी है, शायद 30 साल से भी ज्यादा। यानी यह वही जहर है जिससे हरिप्रसाद घोष को मारा गया था, मैंने कहा। और शायद देवेंद्रनाथ मुखर्जी को भी, ब्योमकेश ने कहा। प्रोफेसर घोष ने कहा, एक और बात, यह जहर भारत में नहीं मिलता। यह यूरोप के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला पौधा है। जो भी इस जहर का इस्तेमाल कर रहा है, उसने इसे विदेश से मंगवाया होगा या बहुत पहले जमा करके रखा होगा, ब्योमकेश ने सोचते हुए कहा। तो यह कोई साधारण अपराध नहीं है, यह सोच समझ कर की गई योजना है। हम प्रयोगशाला से बाहर निकले। मैं ब्योमकेश के चेहरे को देख रहा था। मुझे पता था कि वे अब पहेली का हल निकालने के करीब हैं। अजीत, उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम सबको एक साथ बुलाएं। मुझे सच बताना है। क्या तुम्हें पता चल गया कि देवेंद्रनाथ को किसने मारा? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अजीत, मुझे पता चल गया, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कल शाम हम सबको बुलाएंगे, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं बिना टाइटल्स के कंटिन्यू करता हूं। अगले दिन शाम को हमारे घर में सभी इकट्ठे हुए। रमणीकांत, नीलिमा देवी, विमल बोस और लता घोष सब आए थे।
इंस्पेक्टर प्रमोद सरकार भी मौजूद थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। सभी की नजरें ब्योमकेश पर टिकी हुई थीं। ब्योमकेश अपनी कुर्सी पर बैठे थे, शांत और गंभीर। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। सभी को यहां बुलाने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो 30 साल पहले शुरू हुई थी और अभी खत्म हुई है। यह एक अपराध की कहानी है, 2 अपराधों की कहानी है और यह न्याय और बदले की कहानी भी है। सभी चुपचाप सुन रहे थे। लता घोष का चेहरा पीला पड़ गया था। उनके हाथ कांप रहे थे। सब कुछ सन 1945 में शुरू हुआ, ब्योमकेश ने कहा। उस समय देवेंद्रनाथ मुखर्जी और हरिप्रसाद घोष व्यापारिक साझेदार थे। दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी। शुरू में सब अच्छा चल रहा था। दोनों दोस्त थे, भरोसेमंद साझेदार। ब्योमकेश ने रुककर एक घूंट पानी पिया, फिर बोले, लेकिन फिर कुछ बदल गया। देवेंद्रनाथ लालची हो गए। उन्होंने कंपनी के खातों में गड़बड़ी शुरू की। पैसे निकालकर अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए रखने लगे। हरिप्रसाद को जब पता चला तो उन्होंने देवेंद्रनाथ का सामना किया। अक्टूबर 1945 में हरिप्रसाद ने देवेंद्रनाथ को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने धमकी दी कि अगर देवेंद्रनाथ ने पैसे वापस नहीं किए तो वे पुलिस में जाएंगे। रमणीकांत ने कहा, लेकिन यह तो सिर्फ एक व्यापारिक विवाद था, इससे हत्या का क्या संबंध? धैर्य रखिए, ब्योमकेश ने कहा। देवेंद्रनाथ घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर हरिप्रसाद पुलिस में गए तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, वे जेल जा सकते थे। तो उन्होंने एक भयानक फैसला किया। उन्होंने हरिप्रसाद को खत्म करने का फैसला किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। देवेंद्रनाथ एक पढ़े लिखे आदमी थे, ब्योमकेश ने आगे कहा। उन्हें किताबों से प्यार था। उन्होंने विश्व विज्ञान की किताबें पढ़ी और एक खास जहर के बारे में जाना, इकोनिटाइन। यह एक ऐसा जहर है जो दिल पर हमला करता है और मौत दिल के दौरे जैसी लगती है। उस समय इस जहर का पता लगाना लगभग नामुमकिन था। देवेंद्रनाथ ने किसी तरह यह जहर हासिल किया, शायद विदेश से मंगवाया या किसी व्यापारी से खरीदा। नीलिमा देवी ने हाँफते हुए कहा, नहीं, यह झूठ है। देवेंद्रनाथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अफसोस है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन यह सच है। नवंबर 1945 में देवेंद्रनाथ हरिप्रसाद से मिले। उन्होंने कहा कि वे सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने हरिप्रसाद को अपने घर चाय पर बुलाया। उस चाय में उन्होंने इकोनिटाइन मिला दिया। हरिप्रसाद ने चाय पी। कुछ घंटों बाद उन्हें तकलीफ शुरू हुई। रात तक उनकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। मामला बंद हो गया। लता घोष रो रही थी। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। लेकिन देवेंद्रनाथ को शांति नहीं मिली, ब्योमकेश ने कहा। उन्हें अपराध बोध सताने लगा। उन्होंने व्यापार छोड़ दिया, अकेले रहने लगे, किताबों में खोए रहते। वे अपने अपराध से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाग नहीं सके। हर दिन, हर रात हरिप्रसाद की याद उन्हें सताती रही। 30 साल तक वे इस अपराध बोध के साथ जिए। प्रमोद बाबू ने पूछा, तो फिर देवेंद्रनाथ को किसने मारा? ब्योमकेश ने लता घोष की ओर देखा। लता देवी, क्या आप हमें बताना चाहेंगी? लता घोष ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। वे हिचकियां ले रही थीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना चेहरा उठाया और बोलना शुरू किया। मैं 12 साल की थी जब मेरे पिता मारे गए। मैंने उस रात देखा था। मैंने देखा था कि वे कितनी तड़प रहे थे। डॉक्टर आए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। सुबह तक मेरे पिता चले गए। मेरी माँ टूट गई। हम सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए। उनकी आवाज कांप रही थी। मेरी माँ को हमेशा शक था कि मेरे पिता की मौत स्वाभाविक नहीं थी। उन्हें लगता था कि देवेंद्रनाथ का हाथ है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। माँ ने मुझे बड़ा किया, पढ़ाया। वे चाहती थीं कि मैं अच्छा इंसान बनूं, लेकिन उनके दिल में हमेशा दर्द था। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर कभी मौका मिले तो पिता की हत्या का बदला लूं। लता घोष ने गहरी सांस ली। जब माँ की मौत हुई तो मैं वापस कलकत्ता आई। मैंने अनाथ आश्रम खोला। फिर एक दिन देवेंद्रनाथ ने संपर्क किया। पहली बार जब मैं उनसे मिली तो मुझे पता नहीं था कि वे कौन हैं, लेकिन जब मैंने उनका पूरा नाम सुना तो सब कुछ याद आ गया। मैं समझ गई कि यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को मारा। रमणीकांत ने पूछा, तो आपने उन्हें मारने का फैसला किया? नहीं, लता घोष ने कहा, शुरू में नहीं। मैं बस उनके करीब आना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि क्या सचमुच उन्होंने मेरे पिता को मारा था। मैं उनसे मिलती रही। वे मेरे आश्रम की मदद करते रहे। धीरे धीरे मैंने उन्हें समझा। मैंने देखा कि वे कितने अपराध बोध में जी रहे हैं। उनकी आंखों में वह दर्द दिखता था। लता घोष ने रुककर अपनी आंखें पोंछी। फिर एक दिन, लगभग 2 महीने पहले, वे टूट गए।
उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को मारा था, उन्होंने जहर दिया था। वे बहुत रोए, उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वे 30 सालों से इस अपराधबोध के साथ जी रहे हैं। और तब आपने फैसला किया? ब्योमकेश ने धीरे से पूछा। हाँ, लता घोष ने सिर हिलाया। मैंने फैसला किया कि अब समय आ गया है, मेरी मां की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। मैंने अपनी मां की पुरानी चीजों में से वह बोतल निकाली जो मेरे पिता की मौत के बाद उनके कमरे से मिली थी। मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या था, लेकिन जब देवेंद्रनाथ ने बताया कि उन्होंने इकोनिटाइन का इस्तेमाल किया था तो मैं समझ गई। मैं हैरान था। तो वह बोतल हरिप्रसाद के घर में थी? हाँ, ब्योमकेश ने कहा। देवेंद्रनाथ ने जब हरिप्रसाद को जहर दिया तो वे बोतल वहीं भूल गए या छोड़ गए। हरिप्रसाद की पत्नी ने वो बोतल रख ली थी, शायद सबूत के तौर पर, लेकिन उस समय किसी ने उसकी जांच नहीं की। लता की मां ने वह बोतल संभाल कर रखी और लता को दी। लता घोष ने कहा, मैंने उस बोतल में बचे हुए जहर को इस्तेमाल किया। मैं देवेंद्रनाथ से मिलने गई, उन्होंने चाय बनाई। जब वे रसोई में गए तो मैंने उनके कप में जहर मिला दिया। उन्होंने चाय पी, मैं चली गई। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उनकी मौत हो गई। प्रमोद बाबू ने कहा, लेकिन देवेंद्रनाथ की वसीयत का क्या? उन्होंने ऐसी शर्त क्यों रखी? ब्योमकेश ने समझाया, देवेंद्रनाथ जानते थे कि उनके दिन खत्म हो रहे हैं। उन्हें लगा कि लता ने उन्हें जहर दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें लगा कि यह उनकी सजा है। उन्होंने वसीयत लिखी और एक अजीब सी शर्त रखी। वे चाहते थे कि किसी तरह सच सामने आए। वे चाहते थे कि लोग जाने कि 30 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन साथ ही वे यह भी चाहते थे कि अगर कोई सच नहीं निकाल पाए तो सारी संपत्ति लता के आश्रम को मिले। यह उनका अपराधबोध का अंतिम प्रायश्चित था। नीलिमा देवी रो रही थी, तो देवेंद्रनाथ सचमुच एक हत्यारा था। मैं विश्वास नहीं कर सकती। लोग जटिल होते हैं, ब्योमकेश ने कहा। देवेंद्रनाथ ने एक गलती की, एक भयानक गलती, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस गलती का प्रायश्चित करते हुए गुजारी। वे एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ा। प्रमोद बाबू ने लता घोष की ओर देखा। लता देवी, आपको गिरफ्तार करना होगा। आपने एक हत्या की है। लता घोष ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं तैयार हूं। मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मेरे पिता को न्याय मिलना चाहिए था। पुलिस ने उस समय कुछ नहीं किया, मुझे खुद न्याय लेना पड़ा। ब्योमकेश ने कहा, न्याय और बदला दो अलग चीजें हैं लता देवी। न्याय कानून के हाथों में होना चाहिए, लेकिन मैं आपके दर्द को समझता हूं। आपने अपने पिता को खोया, आपकी मां टूट गई, यह सब बहुत मुश्किल रहा होगा। लता घोष खड़ी हुई। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक आखिरी बात, मेरा आश्रम, वहां बच्चे हैं, कृपया उनका ध्यान रखिएगा। रमणीकांत ने कहा, चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर आश्रम का ध्यान रखेंगे। बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रमोद बाबू ने लता घोष को ले जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ब्योमकेश ने रोका। प्रमोद बाबू, एक मिनट, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यह मामला बहुत जटिल है। लता देवी ने जो किया वह कानूनी रूप से गलत है, लेकिन नैतिक रूप से देवेंद्रनाथ एक हत्यारे थे। उन्होंने हरिप्रसाद को मारा और कभी सजा नहीं पाई। लता ने अपने पिता के लिए न्याय मांगा, यह बदला था। हाँ, लेकिन क्या यह समझा जा सकता है? प्रमोद बाबू ने सोचा। ब्योमकेश, कानून कानून है। हम अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं कर सकते। मैं जानता हूं, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन कभी कभी कानून भी अधूरा होता है। यह मामला अदालत में जाएगा, वहां सब तय होगा, लेकिन मुझे लगता है कि लता देवी को भी न्याय मिलना चाहिए। लता घोष प्रमोद बाबू के साथ चली गईं। बाकी सब भी धीरे धीरे चले गए। कमरे में सिर्फ मैं और ब्योमकेश बचे। मैंने पूछा, ब्योमकेश, तुम्हें कैसे पता चला कि लता घोष ही अपराधी है? ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अजीत, कई छोटे छोटे सुराग थे। पहला, लता घोष का नाम। जब मैंने पुलिस फाइल में देखा कि हरिप्रसाद की एक बेटी थी जिसका नाम लता था, तो मुझे शक हुआ। फिर जब मैंने देखा कि देवेंद्रनाथ की वसीयत में आश्रम को सारी संपत्ति देने की बात है, तो समझ गया कि कोई गहरा संबंध है। और बोतल? मैंने पूछा। वह बोतल बहुत पुरानी थी, ब्योमकेश ने कहा, देवेंद्रनाथ के घर में रखी हुई, लेकिन वह देवेंद्रनाथ की नहीं थी। वह हरिप्रसाद के घर से आई थी। जब प्रोफेसर घोष ने बताया कि बोतल में इकोनिटाइन है, तो सब साफ हो गया। लता ने वही जहर इस्तेमाल किया जो कभी देवेंद्रनाथ ने उसके पिता को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। और देवेंद्रनाथ की डायरी? मैंने पूछा।
वह डायरी बताती थी कि देवेंद्रनाथ अपराध बोध में जी रहे थे, व्योमकेश ने कहा। उन्होंने लिखा था कि 30 साल हो गए और अपराध बोध कभी नहीं गया। यह साफ संकेत था कि उन्होंने 30 साल पहले कुछ गलत किया था, और वह गलत काम हरिप्रसाद की हत्या थी। मैं सोचता रहा, लेकिन व्योमकेश, क्या लता घोष को सजा होगी? शायद, व्योमकेश ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अदालत उसके हालात को समझेगी। उसने अपने पिता के लिए न्याय मांगा। देवेंद्रनाथ खुद एक हत्यारे थे। यह एक जटिल केस है, लेकिन अंत में सच सामने आ गया, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगले कुछ हफ्ते बहुत व्यस्त रहे। लता घोष का मुकदमा शुरू हुआ। पूरे शहर में इस मामले की चर्चा होने लगी। अखबारों में रोज नई खबरें छपती। कुछ लोग लता का समर्थन करते, कुछ उसके खिलाफ थे। व्योमकेश को अदालत में गवाही देनी पड़ी। उन्होंने पूरी कहानी बताई, कैसे देवेंद्रनाथ ने 30 साल पहले हरिप्रसाद को मारा था और कैसे लता ने बदला लिया। उन्होंने सारे सबूत पेश किए, पुरानी पुलिस फाइलें, देवेंद्रनाथ की डायरी, प्रोफेसर घोष की रिपोर्ट। लता घोष के वकील ने यह तर्क दिया कि लता का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। उसने अपने पिता को खोया था और 30 सालों से वह दर्द में जी रही थी। जब देवेंद्रनाथ ने खुद अपना अपराध स्वीकार किया तो लता का मन विचलित हो गया और उसने आवेश में यह काम किया। अदालत ने लंबी सुनवाई की। जजों ने सारे सबूतों को देखा। अंत में 6 महीने बाद फैसला आया। लता घोष को 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अदालत ने माना कि यह एक असाधारण मामला था। देवेंद्रनाथ खुद एक अपराधी थे जिन्हें कभी सजा नहीं मिली। लता ने अपने पिता के लिए न्याय की मांग की थी, हालांकि गलत तरीके से। सजा के 2 साल बाद लता घोष को अच्छे व्यवहार के कारण जल्दी रिहाई मिल गई। वह वापस अपने आश्रम में आई। बच्चों ने उसका खुशी से स्वागत किया। रमणीकांत और नीलिमा देवी ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने यह भी फैसला किया कि देवेंद्रनाथ की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सेवा सदन आश्रम को दिया जाए। विमल बोस वापस दार्जिलिंग चला गया। उसे उस संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रमणीकांत ने अपना हिस्सा लिया और एक नया कानूनी फर्म खोला। नीलिमा देवी ने अपना हिस्सा गरीबों में बांट दिया। देवेंद्रनाथ का पुराना घर सील कर दिया गया। कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था। वह घर एक अपराध की याद था, एक अपराध बोध की याद। लेकिन सेवा सदन आश्रम फलता फूलता रहा। लता घोष ने पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम किया। वह चाहती थी कि उसके पिता का नाम सम्मान के साथ याद किया जाए। आश्रम में और भी बच्चे आने लगे। उन सभी को अच्छी शिक्षा और देखभाल मिलने लगी। कुछ साल बाद एक दिन लता घोष हमसे मिलने आई। वह बहुत बदल गई थी। उसके चेहरे पर शांति थी। अपराध बोध और गुस्से की जगह अब करुणा और क्षमा थी। व्योमकेश बाबू, उसने कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने सच सामने लाया। मेरे पिता को न्याय मिला। व्योमकेश ने कहा, लता देवी, न्याय एक जटिल चीज है। आपने जो किया वह गलत था, लेकिन मैं आपके दर्द को समझता हूँ। आप अब आगे बढ़ें। अपने पिता की याद को सम्मान दें, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें। लता घोष ने सिर हिलाया। मैं कोशिश कर रही हूँ। आश्रम में बच्चे मुझे जीने की वजह देते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अनाथ होकर वैसा दर्द न झेले जैसा मैंने झेला। उसके जाने के बाद मैंने व्योमकेश से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि न्याय हुआ? व्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अजीत, न्याय हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी यह टेढ़े मेढ़े रास्ते से आता है। देवेंद्रनाथ ने एक अपराध किया और 30 साल तक अपराध बोध में जिए। लता ने भी एक अपराध किया और सजा पाई। दोनों ने अपने अपने तरीके से कीमत चुकाई। शायद यही न्याय है। लेकिन क्या यह सही है? मैंने पूछा। सही और गलत की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है, व्योमकेश ने कहा। हम सिर्फ सत्यान्वेषी हैं। हमारा काम सच सामने लाना है। बाकी समाज, कानून और समय तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने सोचा, व्योमकेश की बात में सच्चाई थी। यह मामला सीधा नहीं था। यहां कोई पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं था। सब कुछ धुंधला था, जटिल था, लेकिन अंत में सच सामने आ गया था। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण था। सालों बाद जब मैं इस मामले को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि यह व्योमकेश के सबसे जटिल मामलों में से एक था। यहां सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि 2 थे। यहां सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि 2 थे। और सबसे महत्वपूर्ण, यहां सवाल यह नहीं था कि अपराध किसने किया, बल्कि यह था कि न्याय क्या है। देवेंद्रनाथ मुखर्जी ने अपने लालच में एक दोस्त को मार दिया। उन्होंने 30 साल अपराध बोध में जिए।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस गलती का प्रायश्चित करते हुए गुजारी, लेकिन वे कभी अपने अपराध को स्वीकार नहीं कर सके, कभी पुलिस के पास नहीं गए। वे डरते रहे। लता घोष ने अपने पिता को खोया। उसने अपनी मां को टूटते देखा। 30 साल बाद जब उसे सच पता चला तो उसने बदला लिया, गलत तरीके से, हाँ, लेकिन उसकी भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। और ब्योमकेश बख्शी ने एक सत्यान्वेषी के रूप में दोनों सच सामने लाए। उन्होंने यह साबित किया कि 30 साल पहले क्या हुआ था और अभी क्या हुआ। उन्होंने दोनों अपराधियों को सामने लाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी रह गया, क्या यह न्याय था? क्या लता को सजा मिलनी चाहिए थी? क्या देवेंद्रनाथ को माफी मिलनी चाहिए थी? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जवाब देगा, लेकिन एक बात तय है, सच सामने आना चाहिए, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, चाहे वह कितने भी साल पुराना क्यों ना हो। सच को छिपाया नहीं जा सकता। ब्योमकेश अक्सर कहते थे कि अपराध कभी पूरी तरह से छिप नहीं सकता। देर सबेर किसी न किसी तरह सच सामने आता है। 30 साल का समय हो या 30 दिन का, अपराध अपनी छाया छोड़ जाता है, और एक सत्यान्वेषी का काम है उस छाया को पढ़ना, समझना और सच को उजागर करना। इस मामले में भी यही हुआ। देवेंद्रनाथ ने अपना अपराध छिपाने की कोशिश की, लेकिन अपराध बोध ने उन्हें जीने नहीं दिया। लता ने बदला लिया, लेकिन वह भी शांति नहीं पा सकी। दोनों को अपने अपने तरीके से सजा मिली और कहानी खत्म हो गई, लेकिन इससे सीख बाकी रही, अपराध का कोई अंत नहीं होता, यह पीढ़ियों तक चलता है। हरिप्रसाद की हत्या से शुरू हुई कहानी लता तक पहुंची, और कौन जानता है, शायद यह आगे भी चले। लेकिन अब कम से कम सच सामने था। हरिप्रसाद के परिवार को पता चल गया कि वाकई क्या हुआ था। देवेंद्रनाथ का अपराध उजागर हो गया, और लता को भी एहसास हुआ कि बदला कोई हल नहीं है। ब्योमकेश की इस जांच ने साबित कर दिया कि कितना भी समय का मौका मिला, दोनों इंसान थे, दोनों ने गलतियां की और दोनों ने कीमत चुकाई। ब्योमकेश बख्शी ने इस मामले को सुलझाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्य की जीत होती है, चाहे वह कितना भी टेढ़ा रास्ता क्यों न अपनाए, चाहे उसे कितना भी समय लगे, सत्य अंत में जीतता है। और एक सत्यान्वेषी का काम यही है, सत्य को खोजना, उसे सामने लाना और समाज को निर्णय लेने देना। यह मामला मेरे लिए बहुत कुछ सिखाने वाला था। मैंने सीखा कि अपराध केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक श्रृंखला है जो पीढ़ियों तक चलती है। मैंने सीखा कि न्याय हमेशा स्पष्ट नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने सीखा कि माफी और करुणा भी महत्वपूर्ण है।